हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 9 किरण प्रकाशिकी। ओके, तो किरण प्रकाशिकी की आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट सेकेंड, है ना, जो रिलेटेड है प्रकाश के अपवर्तन से, है ना। अब हम यहाँ से प्रकाश के अपवर्तन और उससे संबंधित घटनाएं हम पढ़ेंगे, है ना। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन हम किसे कहेंगे, ठीक, तो उसे समझे कि जब प्रकाश, है ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। तो सबसे पहले तो हम बात करें यहाँ पे कि माध्यम हम किसको कह रहे हैं, है ना। तो माध्यम का मतलब होता है, अर्थ ये होता है कि जिस किसी वस्तु से होकर प्रकाश जा सकता है, चल सकता है, उसे, है ना, हम माध्यम कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए प्रकाश वायु से गुजर सकता है ना, प्रकाश जल से होकर गुजर सकता है, प्रकाश कांच से होकर गुजर सकता है। तो ये सारी चीजें प्रकाश के लिए माध्यम कहलाएगी। ओके, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके चाल में परिवर्तन हो जाता है, उसके वेग में परिवर्तन हो जाता है। तो इस चाल में परिवर्तन होने की घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, है ना। ठीक है, हम इसको दूसरी तरीके से भी परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है, कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो इस घटना को हम प्रकाश का विचलन कहते हैं और प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो मेन कारण ये है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, है ना, तो मेन रीजन ये रहेगा प्रकाश के मुड़ने का, विचलन का, कि प्रकाश की किस में कमी आ जाएगी, वेग में, ये चाल में कमी आ जाएगी। इसलिए ही प्रकाश अपने मार्ग से मुड़ जाता है। ओके, तो नेक्स्ट उसको हम समझे जो कि हमने परिभाषा दी कि प्रकाश प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा, है ना। तो इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब प्रकाश का अपवर्तन कौन से माध्यम से किधर जाने पर कैसे होगा उसको हम समझते हैं। पहले उसका कारण हम समझ लें कि प्रकाश मुड़ता क्यों है, अपने मार्ग से विचलित क्यों हो जाता है, उसको हम थोड़ा सा ग्राफिक रूप से समझेंगे। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ कहा कि जो प्रकाश है, ठीक है, प्रकाश इस तरह से, ठीक है, एक माध्यम से चलते हुए, मैं यहाँ प्रकाश को, हम प्रकाश किरण को थोड़ा सा ऐसे बड़ा दिखा रहे हैं, मोटा दिखा रहे हैं, है ना, या आप उसको प्रकाश किरण ना समझते हुए, है ना, तरंगाग्र के रूप में भी समझ सकते हैं। अब ये तरंगाग्र क्या है, तो तरंगाग्र वाली जो कॉन्सेप्ट है, प्रकाश की जो व्याख्या है ना, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, परावर्तन की व्याख्या, ये हम तरंग प्रकाशिकी में वहां भी एक बार पढ़ेंगे। किसके आधार पर, तरंग व्यवहार के आधार पर, तो उसके आधार पर हम इसको तरंगाग्र भी बोल सकते हैं। ओके, तो अभी तो इसको किरण मानकर चलिए, जो ये प्रकाश किरण है, ठीक है, और प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है। ठीक है, मतलब मान लो कि ये विरल माध्यम है, ठीक, और ये वाला माध्यम सघन माध्यम है ना। विरल और सघन माध्यम हम किसके आधार पे बोलते हैं, माध्यमों के घनत्व के आधार पर। ठीक है, मतलब उनके घनत्व कम होगा, कम घनत्व होगा तो उसे हम विरल माध्यम कहते हैं, और अगर घनत्व ज्यादा हुआ माध्यम का तो उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। विरल माध्यम के तौर पर किसको समझ सकते हैं, अधिकतम वायु को, है ना। सघन माध्यम के आधार पर जल को या कांच को, कोई भी एक माध्यम ले लीजिए, है ना, ऐसे उदाहरण के लिए। तो अब मान लिया जो कि प्रकाश किरण ऐसे चलते हुए आई, तो उसका ये जो पृष्ठ है, सामने वाला जो भाग है, जिसे हम तरंगाग्र बोल सकते हैं ना, ये वाला हिस्सा जो है भाग ए बी, है ना, ये ऐसे चलते हुए आ रहा होगा। ठीक है, तो मान लो ये क्या है, हमारा सीमा पृष्ठ है, ठीक है, दोनों माध्यमों का, मतलब यहाँ से माध्यम अलग हो रहे हैं। ओके, तो ये प्रकाश किरण चलते हुए आ रही होगी, तो यहाँ पर जैसे ये जो ए बी है, ये कैसे चलते हुए आ रहा होगा, पहले ए बी इस पोजीशन पर होगा, है ना, यहाँ होगा, फिर वो एक माध्यम में एक समान चाल से चलते हुए कहाँ पहुंचा होगा, स्थिति इस पे पहुंचा होगा, है ना।
फिर उसके बाद कहाँ पहुंचा होगा, स्थिति इस जगह पहुंचा होगा, है ना। मतलब ये पहली स्थिति, दूसरी, तीसरी स्थिति, ऐसे वो आता गया। ओके, ऐसे करते हुए वो कहाँ तक पहुंच गया, स्थिति 4 तक, है ना, ये यहाँ तक। अब जैसे ही वो स्थिति 4 पर पहुंचा, है ना, तो प्रकाश किरण का एक भाग अब किससे टकरा गया, दूसरे माध्यम के सीमा पृष्ठ से, है ना। दूसरे माध्यम में वो प्रवेश करने लग गया, ये वाला, है ना। अब उससे पहले समझे इसे कि जैसे मान लो प्रकाश इधर वायु में चल रहा था, है ना, तो उसके दोनों हिस्से प्रकाश किरण के दोनों बिंदु एक साथ किसमें चलते आ रहे थे, वायु में। कहां तक, स्थिति 4 तक। स्थिति 4 तक पहुंचने से पहले ठीक है, बिंदु ए बी, ये भी कहाँ चल रहा था, वायु में, है ना, दोनों वायु में चल रहे थे। तो मान लिया कि प्रकाश की जो वायु में चाल है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब प्रकाश इतनी चाल से वायु में चलकर आया होगा, है ना। तो मान लो कि कोई, है ना, कितने सेकेंड बाद, 10⁻⁻10 सेकेंड, समझने के लिए हमने ऐसे बोल दिया, इतने सेकेंड में, ठीक है, इतने सेकेंड में प्रकाश का बिंदु ए, है ना, स्थिति 2 से चलकर कहां पहुंचा, 3 पर। तो 2 से चलकर वो कहां पहुंचा है, 3 पर। तो उसके द्वारा चली गई ये दूरी, है ना, ये वाली, ये दूरी। और बी भी कितनी ही चाल से चल रहा है, इतनी ही चाल से। ओके, कितने समय में चल रहा है, 10⁻⁻10 सेकेंड। तो चाल भी समान, समय भी समान, तो इसके द्वारा चली गई दूरी ये भी कैसी होगी, ये दूरी समान होगी, है ना। तो जब तक प्रकाश किरण विरल माध्यम में एक माध्यम में चलते आई, तो उसकी दोनों बिंदुओं के, है ना, द्वारा चली गई दूरी कैसी होगी, समान होगी। ओके, अब जैसे ही, है ना, वो किस पे टकराया, सीमा पृष्ठ पे। ओके, सीमा पृष्ठ पे टकराया, तो बिंदु ए अब किस में चलने लगेगा, दूसरे माध्यम में। बिंदु ए, है ना, ये अन्य माध्यम में आ जाएगा। ओके, और बी अभी भी किसमें चलेगा, वायु में। तो हमने फिर मान लिया कि 10⁻⁻10 सेकेंड में, है ना, इतने सेकेंड में जो बिंदु बी है, 10⁻⁻10 सेकेंड में बिंदु बी कहाँ पहुंचा, है ना, ये इस जगह पहुंचा, 5वीं स्थिति पे। ओके, अब जो बिंदु ए है, मतलब बी के द्वारा चली गई दूरी ये है, इस तरह से, है ना। अब जो बिंदु ए है, अब बिंदु ए दूसरे माध्यम में चल रहा है, जैसे जल में या कांच में। तो जल में या कांच में चल रहा है, तो यहाँ उसकी चाल कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब चाल कम हो जाएगी मतलब वो इतनी चाल से नहीं चल रहा होगा, तो इतनी चाल से नहीं चलेगा, भले कितने सेकंड तक चल रहा है वो दोनों बिंदु, 10⁻⁻10 सेकंड। तो बिंदु बी वायु में चल रहा है, इतनी चाल से चलेगा, तो इतनी दूरी तय कर लिया उसने, मान लो ये वाली, है ना। लेकिन बिंदु ए इतनी चाल से नहीं चलेगा, तो उसकी चाल कम हो जाएगी, तो 10⁻⁻10 सेकेंड में चली गई दूरी भी क्या हो जाएगी, दूरी भी कम हो जाएगी। तो ये दूरी इतनी नहीं होगी, ये उससे कम होगी, ये दूरी कम रहेगी, इतनी, है ना, ऐसे हमने इसे दर्शा दिया। क्या समझ में आया हमको यहाँ से कि प्रकाश किरण जब एक सीमा पृष्ठ पर टकराती है दूसरे माध्यम के, तो उसके एक बिंदु का जो सीमा पृष्ठ पर टकरा चुका है उसकी चाल कम हो जाएगी, तो वो उस अगले माध्यम में कम दूरी तय करेगा, और उसका दूसरा वाला जो हिस्सा है वो उतनी ही समय में ज्यादा दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर अब बिंदु ए और बी की, है ना, बिंदु ए और बी की नई स्थिति, है ना, कहाँ बन गई, ए और बी की नई स्थिति कहाँ बन गई, ए यहाँ आ गया, ओके, इस बिंदु पर, बी यहाँ आ गया। तो हम उसका ये जो फेस है ये ऐसा आ गया, इस तरह से। अब बी भी कौन से माध्यम में आ गया, दूसरे में, है ना, ए भी उसी माध्यम में। तो अब इसके बाद ये समान दूरी तय करते चलेंगे, समान समय में।
तो समान समय में समान दूरी तय करते चलेंगे, तब उनके द्वारा चली गई दूरी समान होती चलेगी, है ना। तो फिर प्रकाश इस तरह से चलने लगेगा, मतलब अब वो ठीक है बराबर दूरी चलते चलेगा। तो इससे क्या समझ में आया, अगर हम इस पूरे चित्र को ध्यान से देखें, है ना, तो क्या होता हुआ दिख रहा है हमको कि प्रकाश किरण क्या होगी, है ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई, ठीक, तो अपने मार्ग से क्या हो गई, मुड़ गई, विचलित हो गई। तो विचलित क्यों हुई इसको अभी हमने समझा बच्चों। तो विचलित होने का कारण क्या है, इसमें कमी होना, चाल में कमी होना। तो ये जो विचलित होने का गुण है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जाने पर मुड़ जाने का जो गुण है, उसे हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, ठीक है, मुड़ जाने की घटना को हम बोलते हैं अपवर्तन। और इसका अगर हम कारण पूछे कि क्यों ऐसा होता है, प्रकाश क्यों मुड़ता है, तो हम क्या कहेंगे, प्रकाश की किस में कमी हो रही है, चाल में कमी होने के कारण या चाल में परिवर्तन होने के कारण। इसका विपरीत सोचे, अगर प्रकाश इधर से ऐसा जा रहा होता, है ना, तो फिर ये वाली स्थिति बनती, मतलब ठीक है, चाल में परिवर्तन होने के कारण प्रकाश अपने माध्यम से मुड़ता है, ठीक है। तो ठीक यहाँ पर ओके, और इसको ऐसे भी समझ सकते हो जो, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम कोई ऐसे, है ना, दो ऐसे कोई वाहन चला रहे हैं, जैसे मानो कोई कार चला रहे है ना, ठीक है, इस तरह से, जिसमें दो ऐसे पहिए लगे हो, ठीक है, इस तरह से, है ना, और हम इसको ऐसे चलाते हुए ला रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर जो दोनों अगर कहाँ पे चल रही है, एक समान सड़क पे चल रही है, तो ये क्या करेगी, समान दूरी तय करते चलेगी, है ना, समान चाल से, ओके। लेकिन अब अगर हम यहाँ ऐसे मान लो कि एक टायर के, ठीक है, एक टायर के सामने, है ना, कोई मिट्टी आ जाए या रेत आ जाए ऐसे, ठीक है, इस तरह से ऐसा कोई अवरोध आ जाए, तो जैसे ही जो हम उसको ऐसे ले जा रहे हैं धकेलते हुए, है ना, समझने के लिए, तो हम उसको जब तक वो प्लेन रोड पर चलेगा, बिल्कुल दोनों टायर समान चाल से चलेगी। लेकिन ऐसा मान लो कि एक टायर के नीचे मिट्टी आ गई, रेत आ गई, तो वो टायर स्लो हो जाएगा। तो ये वाला जो टायर है ना, यहाँ पर जैसे मान लो ये क्या आ गई है, यहाँ पर रेत या मिट्टी आ गई, ओके। तो इसके कारण इसकी चाल क्या हो जाएगी, इसकी चाल कम हो जाएगी ये वाले टायर की, तो इसकी चाल कम रहेगी, इसकी चाल वही रहेगी नियत चाल। तो फिर ये वाला तो उतनी ही चाल से आगे बढ़ेगा, है ना, तो जितनी दूरी इसको तय करना है वो कर देगा। लेकिन ये वाला जो है उतने समय में क्या होगा, कम दूरी तय करेगा, है ना, उतने समय में ये यहीं पहुंच पाएगा और ये वाला यहाँ पहुंच जाएगा। तो क्या समझा हमको यहाँ से कि अब ये ऐसा मुड़ गया, ओके। तो इस घटना को ऐसे समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल भी लिया। या आप ऐसे कंसीडर करें, जैसे मान लो कि आप अपने हाथ ऐसे फैलाकर दौड़ रहे हो, ओके, इस तरह से। तो अगर आप इस तरह से अपने हाथ फैलाकर दौड़ते आ रहे हो और आपके किसी मित्र ने आपका एक हाथ पकड़ लिया, है ना, जैसे इस तरह ये वाला हाथ, तो आप क्या करोगे, ये वाले हाथ से ऐसे मुड़ जाओगे, है ना। तो ये इस तरह से, तो हम प्रकाश के मुड़ने की घटना को इस तरह समझ सकते हैं, ठीक। तो ये तो रहा जो कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसकी चाल में परिवर्तन होगा। लेकिन चाल में परिवर्तन होना हमें, ठीक है, दैनिक जीवन में इसका अनुभव नहीं हो पाता है। जैसे उदाहरण के लिए, है ना, हमने कहा कि प्रकाश, ठीक है, हमें प्रैक्टिकली प्रायोगिक रूप से ये दिखाई नहीं देता, भौतिक रूप से हमारे सामने हमको ऐसा होते हुए नहीं दिखता कि चाल कम हो रही है, या इसका आभास हम नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए जैसे प्रकाश ऐसे चल रहा है जो, ठीक है, तो प्रकाश अभी वायु से चलकर आ रहा है हमारी आंखों पे, ओके। और अब मान लो यहाँ पर प्रकाश वायु में कितनी चाल से चल रहा है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, ठीक। अब यहाँ पर बीच में कोई कांच आ जाए तो प्रकाश कांच में से निकल कर आएगा तो चाल कम हो जाएगी। तो जब वो हमारी आंखों में प्रवेश करेगा तो क्या हमको कुछ अनुभव होगा, हमें वहाँ कुछ भी अनुभव नहीं होगा कि प्रकाश की चाल में
कमी हुई या वृद्धि हुई ऐसा हम समझ नहीं पाएंगे, है ना, इसको हम अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। तो फिर प्रकाश के अपवर्तन को हम चाल में परिवर्तन होने से नहीं दर्शाते, पर लेकिन प्रकाश के अपवर्तन से जो घटना हमको दिखती है वो क्या है, प्रकाश की किरणों का मुड़ना, मतलब मुड़ने वाली घटना हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे प्रकाश किरण ऐसे आ रही थी, अपवर्तन हुआ, इधर जाते हुए दिख गई, तो प्रकाश किरणों के मुड़ने को हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं, लेकिन चाल में कमी होने को हम समझ नहीं पाते। इसलिए हम प्रकाश के अपवर्तन को सदैव किसके सापेक्ष परिभाषित करते हैं, प्रकाश किरण के मुड़ने के सापेक्ष, है ना। तो प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने पर प्रकाश किरण का अपने मार्ग से विचलित हो जाना, मुड़ जाना, तो उसको हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। या दूसरे शब्दों में माध्यम से जाने पर प्रकाश की चाल में वेग में परिवर्तन हो जाना अपवर्तन कहलाता है ना। अब ये अपवर्तन कैसे होगा, तो उसको हम ग्राफी रूप से दर्शा रहे, प्रकाश किरण किस आधार पर किस तरह से किधर मुड़ेगी, है ना। तो पहला हमने यहाँ लिया है पहला केस कि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में चल रही। ओके, तो विरल माध्यम मतलब वायु हो गया, है ना, उस जिनकी घनत्व कम हो, और सघन माध्यम जिनका घनत्व ज्यादा हो। ओके, जो ऑप्टिकली रेयर हो, ऑप्टिकली डेंस हो, प्रकाशीय रूप से सघन और प्रकाशीय रूप से विरल माध्यम। ओके, तो मान लिया कि ये हमारा विरल माध्यम और सघन माध्यम का सीमा पृष्ठ है, इस पे प्रकाश आपतित हो रहा है ना। तो ये अभिलंब है। तो प्रकाश किरण अगर यहाँ माध्यम नहीं बदलता, एक जैसा माध्यम होता, ओके ठीक, तो क्या होता कि प्रकाश ऐसे चला जाता सीधी रेखा में, अपना मार्ग नहीं बदलता। लेकिन यहाँ माध्यम बदल चुका है, तो प्रकाश की चाल बदल चुकी होगी, तो वो मुड़ जाएगी, है ना। तो विरल सघन माध्यम में चाल कम हो गई, तो सघन माध्यम में चाल कम हो गई, तो प्रकाश किरण इस तरह से मुड़ जाएगी, मतलब वो ऐसे ना जाते हुए, है ना, इस मार्ग पे ना जाते हुए इस मार्ग पे चली जाएगी। तो ये वाली जो हमारी किरण होगी, इसे हम नाम देंगे अपवर्तित किरण। ओके, और यहाँ पर इस अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा, इसे हम क्या कहते हैं, इस कोण को हम बोलते हैं अपवर्तन कोण। ओके, जिसे हम जनरली आर से जानते हैं। और बाकी आपतित किरण अभिलंब इनके बीच जो कोण बनता है, इसे हम कौन सा कोण ही कहते हैं, आपतन कोण। ओके, तो ये आपतन कोण हो गया आई, ये हमारा अपवर्तन कोण हो गया। अगर हम दोनों के कोणों की मान की तुलना करें, तो आई यहाँ ज्यादा होगा किससे, आर से, आई बड़ा होगा आर से, और वी आर अधिक होगा वी डी से। वी आर मतलब रेयर मीडियम में, है ना, विरल माध्यम में चाल सघन माध्यम में चाल से अधिक होगी। ओके, ये फिर दूसरा इसका विपरीत घटना है, यदि प्रकाश कहाँ से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही, सघन से मतलब कांच से है ना, पानी से वायु में जा रही, तो फिर अब विचलन कैसे होगा, ये हमारी हो गई आपतित किरण। अब इस स्थिति में प्रकाश जब कहाँ पर जाएगा, जो सघन से विरल में, तो उसकी चाल बढ़ जाएगी। तो चाल बढ़ जाएगी, तो फिर अब प्रकाश किरण इस मार्ग पे नहीं जाएगी, ये उसका माध्यम अगर एक समान होता तो प्रकाश इधर जाने वाली होती, इस किरण इस स्थिति पे जाती, प्रकाश किरण ऐसे जाती, लेकिन माध्यम बदल चुका है, विरल माध्यम लग गया है वहां से, है ना, तो चाल बढ़ जाएगी, तो फिर प्रकाश किरण इस तरह से, ओके, मतलब क्या हो गई, अपने मार्ग से मुड़ गई। ओके, और किस तरह मुड़ी, तो मोड़ने के लिए हम किसका, है ना, किसके सापेक्ष बताते हैं, अभिलंब। ये अभिलंब से दूर मुड़ेगी या अभिलंब की और मुड़ेगी, तो अभिलंब से क्या होगी, दूर हट गई, है ना। तो यहाँ पर ये हमारी क्या हो गई, अपवर्तित किरण हो गई। ओके, और ये हमारा अपवर्तन कोण हुआ, ठीक है। तो अपवर्तित किरण, अपवर्तन कोण, और इस स्थिति में आई का मान कम होगा किससे, आठ से, मतलब अपवर्तन कोण कम होगा, अपवर्तन कोण अधिक होगा। ओके, और चाल तो वही रहेगी, सघन माध्यम में चाल हमेशा कम ही होती है, चाहे प्रकाश किरण किधर से किधर जाए। ओके, तो ये था हमारे पास प्रकाश का अपवर्तन और उसका ग्राफी। अब हम उसकी, ठीक है, नियम देखते हैं। ठीक है, तो अपवर्तन के मुख्य दो नियम होते हैं। ठीक है, अपवर्तन के नियम,
ठीक, ओके, दो नियम है ना। तो एक नियम तो क्या अपवर्तन और परावर्तन में दोनों में कॉमन होता है ना। कौन सा? आपतित किरण, ठीक है, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण। कैसे हो? एक ही तल में होते हैं, ठीक है। ऐसा मतलब है ना, एक ही तल में होने का मतलब जो हम अपवर्तन वाले इसमें भी हम समझ चुके हैं, फिर भी एक बार समझ लें। एक ही तल से मतलब क्या है? जनरली जो हमको एक ही तल में होना यहाँ पे कंफ्यूज करता है। ओके, तो एक ही तल में होने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे, ठीक है, प्रकाश किरण, उदाहरण के लिए क्या हमने कहा यहाँ कि ये क्या हो गई हमारे पास? आपतित किरण है ना, ये अपवर्तित किरण और अभिलंब। अब ये जो हमारा बोर्ड है ना, बोर्ड को हम एक तल मान लें, तो सारी किरणें इस तल के सीध में ही होगी। आपतित किरण भी ऐसी होगी है ना, इस तरह से ही होगी, अभिलंब भी इसी पर होगा है ना, और अपवर्तित किरण भी इसी पर होगी। मतलब इस तरह से आप समझ सकते हो, जो आपतित किरण ये है ना, अपवर्तित किरण ये है, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझना फिर। तो दोनों बिल्कुल सीध होगी, इस बोर्ड पे चिपक के इस प्लेन पर ही चलेगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक किरण थोड़ी सी ऊपर उड़ गई, ऐसा नहीं होगा है ना। ऐसा होने का मतलब क्या? अपवर्तित किरण का तल बदल गया। ओके, तो ये किरण ऐसी नहीं हो सकती, ना ही ज्यादा अंदर दब सकती, ये सब एक ही तल पर होंगे, आपतित किरण भी, अभिलंब भी और अपवर्तित किरण भी, ठीक है। अब दूसरा जो नियम है ना, दूसरा नियम को हम ज्यादातर जो स्नेल के नियम से जानते हैं। ओके, है ना, अपवर्तन का जो दूसरा नियम है उसे हम स्नेल का नियम बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस नियम को समझना, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया कि प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, है ना, माध्यम 1 से माध्यम 2 में भेज रहे हैं। ओके, तो हमने उसको पहले किसी कोण कितने पे भेजा? I1 पे। हमने I1 कोण पर उसको अपवर्त क्या करवाया? आपतित करवाया। तो इधर उसका अपवर्तन होगा है ना, तो इधर मान लेगी अपवर्तन कोण कितना है? R1। ओके, अब हमने यहाँ पर गणितीय रूप से इसका मान निकाला, साइन I1 और साइन I2। ओके, इसका मान दोनों के ज्या का है ना, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, दोनों का अनुपात निकाला। ओके, और हमने यहाँ देखा कि कोई संख्या हमको मिलेगी, कोण के मान संख्यात्मक हो गए 30 है ना, 20 जो भी हो। तो यहाँ हमको है ना, इनके मान लेने पे क्या ही मिलेगा? एक नियतांक ही मिलेगा, एक संख्या ही मिलेगी। किससे दर्शा दिया उसको? म्यू से, ठीक है ना, कोई ना कोई एक मान मिलेगा। अब हमने उसको दूसरी स्थिति में है ना, अब हम फिर से वही दोनों माध्यमों में, पहले और दूसरे माध्यम में, ठीक है, सेम माध्यम में हम प्रकाश किरण को, ठीक है, अब दूसरे कोण पर आपतित करवाते हैं। मतलब हमने एक बार, ठीक है, I2 पर आपतित करवाया, तो इस बार कोण भी बदला, मतलब हमने I2 को बढ़ा दिया। ओके, I1 यहाँ आपतन कोण बढ़ा दिया, तो इस बार अपवर्तन कोण भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना। मतलब प्रकाश किरण को हमने थोड़ा सा इधर झुका दिया, तो ये जो अपवर्तित किरण है ये भी थोड़ी सी दूर हट जाएगी इस तरह से। इसको इधर झुकाएंगे तो ये किरण और इधर झुकती रह जाएगी, या इसको इधर दबाएंगे ऐसे, है ना, तो ये किरण भी इधर दबते हुए जाएगी। मतलब I2 बदलेगा तो R2 बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने I2 बड़ा किया है, आपतन कोण बड़ा किया है, तो अपवर्तन कोण भी बड़ा होगा, है ना। अब यहाँ पर इनका अनुपात हम निकालें, साइन I2 और साइन R2, इनका अनुपात हम निकालें। ओके, तो अब हम यहाँ पर भी क्या पाएंगे
कि पहली स्थिति में जो अनुपात था, मतलब I1 के सापेक्ष R1 इनके साइन का जो अनुपात था जो आया था, अब I2 और R2 के साथ जो साइन है इनका जो मान निकालेंगे, इसका अनुपात जो निकालेंगे ये भी वही आएगा। जैसे मान लो ये 3 आया तो ये भी 3 ही आया होगा, ये अगर 4 आया है तो ये भी 4 ही आया होगा। मतलब हम आपतन कोण बदलते चले, ओके, आपतन कोण बदलते चले तो अपवर्तन कोण भी बदलेगा, लेकिन उनकी ज्या का अनुपात सदैव कैसा बना रहेगा, नियत बना रहेगा। मतलब दोनों के मान कितनी भी बदल जाए, माध्यम अगर वही है, माध्यम समान है, जैसे वायु है और कांच है, वायु और कांच ही है हमेशा, है ना। तो वायु और कांच में अगर हम I1 और I2 आपतन कोण का मान कोई भी रख दे, बदल के कुछ भी रख दे, तो उसके संगत जो R1 आएगा तो दोनों की साइन का अनुपात हमेशा एक समान आएगा, है ना, हमेशा एक समान आएगा। कितना आएगा, इसका जो वास्तविक मान होता है वो 1.5 होता है ना। जल के सापेक्ष वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1, ठीक, कोण कितने भी ले लें। तो हमको यहाँ पर क्या समझ में आया, है ना, क्या समझ में आया हमको इस घटना से, एक उदाहरण से, कि आपतन कोण की ज्या का अनुपात, ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव क्या रहता है, नियत रहता है। ओके, तो यही हमारा स्नेल का नियम है जो, ओके। तो दूसरा नियम क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसी, ठीक है, एक वर्णी, है ना, ये हमारा स्नेल का नियम है। ओके, अब यहाँ हमने ये शब्द उपयोग किया है एक वर्णी। ओके, तो प्रकाश जो एक वर्णी होना चाहिए, एक वर्णी मतलब कि एक कलर वाली, मतलब जैसे उदाहरण के लिए, है ना, उदाहरण के लिए हमने कहा हमने यहाँ पे कि हमने श्वेत प्रकाश लिया है, ओके, या हमने, ठीक है, इधर कोई लाल रंग की प्रकाश कर ली, तो इधर ये नियम अपवर्तन, आपतित किरण अगर लाल रंग की है, ओके, तो फिर इधर अपवर्तित किरण भी कौन सी रंग की होनी चाहिए, लाल रंग की, तो ही ये नियम लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपतित किरण लाल रंग की हो और ये नीले रंग की हो तो दोनों के लिए भी I और R का अनुपात समान होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये समान अनुपात वाला नियम, नियता कब लगेगा इसने का नियम, आपतित किरण भी और अपवर्तित किरण भी समान रंग की होनी चाहिए, एक वर्णी होनी चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास गणितीय रूप से इसको क्या लिख सकते हैं, नियत रहता। हमने क्या लिखा, अनुपात सदैव नियत रहता है, ठीक है, यह नियतांक रहता है। तो इस नियतांक को, है ना, ठीक है, नियतांक रहता है जिसे क्या कहते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, है ना, जो हमको संख्यात्मक मान मिलेगा, नियतांक जो मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन आई, है ना, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात। ओके, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, ये क्या होगा, म्यू से, और ये हमारा क्या है, नियतांक, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। अब ये अपवर्तनांक क्या है ना, इसके कितने प्रकार होते हैं ये हम अगले लेक्चर में समझेंगे। तो इस स्नेल के नियम को हम, है ना, इस रूप में भी लिख सकते हैं, ओके, साइन आई, या इसे हम इस पदों में भी लिख सकते हैं, तो साइन आई अपॉन साइन आर, है ना, बटे बराबर, ठीक है, V1 V2 या μ2 μ1, है ना, और या 1 μ2, ठीक है, ओके, इस तरह से, है ना, और ये सब क्या रहेगा, नियतांक रहेगा। अब ये वाले पद कहाँ से आए, V1 V2, है ना, तो साइन आई आपतन कोण है पहले माध्यम में, तो V1 पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, R है अपवर्तन कोण दूसरे माध्यम में,
तो V2 क्या है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल है ना, ये इसके बराबर भी होता है, साइन आई बटे साइन आर V1 बटे V2 के बराबर भी होगा। ये हम अगले इसमें लेक्चर में समझेंगे ये कहाँ से आया है ना। या फिर इसी को हम साइन आई अपॉन साइन आर को म्यू टू मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जिसमें प्रकाश किरण जा रही है बटे में μ1 जिसमें प्रकाश किरण आ रही है उसका अपवर्तनांक है ना, या 1 μ2 ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, मतलब हम स्नेल के नियम के गणितीय रूप इस तरह से उपयोग में ला सकते हैं। ओके, तो ये था बच्चों हमारे पास अपवर्तन और अपवर्तन की घटना क्यों होती है उसका कारण और अपवर्तन के नियम है ना। फिर इसके बाद वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे यही जो बात हमने लिखी है, अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के प्रकार क्या होते हैं, किन किन कारकों पे निर्भर करता है। ठीक है।